गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार, राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार, राजा राम मोहन राय के शिक्षा से संबंधित जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे उनको जानने का, उनको समझने का प्रयास जो है आज की क्लास के माध्यम से अपन करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा राजा राम मोहन राय। क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। तो आज अपन राजा राम मोहन राय के सामाजिक आर्थिक धार्मिक और शिक्षा संबंधी जो विचार हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले वाली जो क्लास रही थी, प्रीवियस जो वीडियो अपन ने बनाया था, उसमें अपन ने देखा था कि राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों को जानने का अपन ने प्रयास किया था। और अपन ने देखा था कि जब अपन किसी विचार का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से उसके विचारों पे किस प्रकार का प्रभाव जो है वो अपने को दिखाई देता है। राजा राम मोहन राय के विचारों को भी जब अपन पढ़ते हैं तो अपन पाते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म भी उस समय हुआ था 1772, 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म के समय भारत की परिस्थितियाँ कैसी रही थी, तो भारत की जो सामाजिक स्थिति थी, भारत की जो धार्मिक स्थिति थी या भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, वो बिल्कुल भी अपन ये नहीं कह सकते कि एक अच्छी स्थिति में थी। भारत के समाज में अंधविश्वासों का या परंपराओं का या पाखंडों का इतना ज़्यादा महिमामंडन हो रहा था कि भारतीय समाज जो था अपनी उन्नति के मूल मार्ग से भटक चुका था। और उस भटके हुए समाज को एक नई राह देते हुए, एक नए जोश भरते हुए, युवाओं में त्याग बलिदान जैसी भावनाओं को भरते हुए राष्ट्रवाद की जो भावना थी उनका संचार जो था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि जनता की जो खोई हुई चेतना जो थी उसको उन्होंने पुनः जगाने का प्रयास किया था कि हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति थी उसका जो महिमा मंडन उन्होंने लोगों के सामने किया था। राष्ट्र की जो शौर्य गाथा थी, जो वीर थे, उनकी जितनी भी कार्यशैली थी लोगों के समकक्ष रख करके लोगों के अंदर एक नई प्रेरणा, नया संचार देने का कार्य उन्होंने किया था। और इसमें बाद में अपने राजनीतिक जो विचार थे कि भारत की जो स्थिति थी उसकी जो उन्होंने अपने देखा था, व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा की थी, राष्ट्र की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया था। व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही राष्ट्र की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सर्वाधिक जोर दिया था। इसके बाद अपन ने देखा था न्यायिक व्यवस्था के अंदर कि जो जूरी व्यवस्था थी ब्रिटिश सरकार की, उसका इन्होंने विरोध किया था कि इसके माध्यम से उसने जातिगत भेदभाव को बढ़ाने का कार्य किया है। क्योंकि ईसाई पे किसी प्रकार का अगर कोई वाद चल रहा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम जो है वो पक्षकार उसके वाद को सुनवाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार करने की मांग उन्होंने की थी। तो इस प्रकार के खूब सारे जो विचार थे अपन ने जानने का प्रयास किया था। एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण था और मैं इसके बारे में बहुत पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो था उसका भी उन्होंने बड़े पुरजोर समर्थन किया था कि व्यवस्थापिका अपना कार्य करे, कार्यपालिका अपना कार्य करे, न्यायपालिका अपना कार्य करे, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। मानवतावाद का भी उन्होंने समर्थन किया था। आज अपनी चर्चा रहेगी वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शिक्षा संबंधी जो विचार हैं उनको जानने का अपन जो है वो आज प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं सामाजिक विचार को, और उस समय समाज के अंदर जो स्थितियां बन रही थी कि समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी और किस प्रकार की परंपराओं का, किस प्रकार के कार्यों का समाज के अंदर प्रभाव जो था वो दिखाई देता है। सकारात्मक या नकारात्मक दोनों की अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में इन्होंने जो प्रयास किए थे वो था परंपराओं का विरोध किया था। अपन जब इनके सामाजिक विचार पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है परंपराओं का विरोध।
और राजा राम मोहन राय कहते हैं कि जो परंपराएं जो बनाई गई थी, ये कुछ समाज के जो अवसरवादी लोग थे, अपने लाभ के लिए परंपराओं का निर्माण किया और संपूर्ण समाज में उनको थोप दिया, और जिसके बाद ये परंपराएं हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के माध्यम से हस्तांतरित होती रही, जबकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उन्होंने परंपराओं का विरोध किया, क्योंकि ये परंपराएं जो है समाज को उन्नति के मार्ग पे बढ़ने के या बढ़ने से रोकती हैं, अवरोध का कार्य करती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने समाज की जो कुरीतियां थी, गलत जो परंपराएं थी, उनका इन्होंने विरोध किया था। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे सती प्रथा का उदाहरण, तो ये भी एक समाज की एक परंपरा के तौर पे अपन मान सकते हैं उस चीज को। तो उन्होंने सती प्रथा का भी खुल के विरोध किया। अपन इसमें आगे देखेंगे भी सती प्रथा के रूप में किस प्रकार का जो बदलाव था वो राजा राम मोहन राय के संदर्भ में अपने के सामने आता है। अगला अपन इसी में ले लेते हैं परंपराओं के साथ दूसरा जो कार्य है सती प्रथा, लिख देता हूं मैं यहां पे, सती प्रथा का विरोध। अब देखिए सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया, इन्होंने अपने जीवन काल में अपने बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, इनके बड़े भाई की जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो भाभी थी उनको जबरन उसकी चिता में जिंदा झोंका जाता है। और वो घटना जो थी वो राजा राममोहन राय के हृदय को विचलित कर देने वाली थी, और वहीं से इनके जीवन में एक नया मोड़ आया कि ये कैसी परंपरा है कि एक जीवित प्राणी को आप जबरन उसकी इच्छा के और आप उसे अग्नि को समर्पित कर रहे हैं, ये समाज की कैसी परंपरा है। तो इस प्रकार उन्होंने खुल करके सती प्रथा का विरोध किया था, और इस सती प्रथा के संदर्भ में उन्होंने एक कानून भी पारित करवाया था, जिसका भी अपन आगे चल करके चर्चा करेंगे। उस समय विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल था, उसके कार्यकाल में इन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया था। 1833 के आसपास की शायद घटना थी वो। तो इस प्रकार उन्होंने परंपराओं का विरोध किया। दूसरी घटना थी सती प्रथा का विरोध था, और तीसरी जो थी वो थी नारी के लिए। यहीं से इनके हृदय में नारी के प्रति जो कार्य भाव जो था, उनके नारी के प्रति सम्मान का जो भाव था, उसके आधार को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तीसरे पॉइंट में अपन देखते हैं नारी की स्वतंत्रता। नारी की स्वतंत्रता, नारी की शिक्षा और नारी का उद्धार, या उसको अपन बोलते हैं उत्थान। इन चीजों पर इन्होंने विशेष बल दिया था। उन्होंने कहा कि जब अपन स्त्री और पुरुष दोनों की तुलना करते हैं तो चरित्र के रूप में नारी पुरुष से ज्यादा, यूं कहें कि उसका चरित्र जो है वो पुरुष से ज्यादा प्रभावी रहता है, उससे बहुत ज्यादा अच्छा माना है। तो उन्होंने महिला की स्वतंत्रता पे जोर दिया, नारी की समुचित शिक्षा की व्यवस्था पे दिया, और नारी के उत्थान पे, नारी सामाजिक व्यवस्था राष्ट्र के निर्माण में उसकी एक अग्रणी श्रृंखला के रूप में उनको आगे खड़ा करने के लिए उन्होंने इन चीजों पे विशेष बल दिया था। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि नारी की स्वतंत्रता की मांग की थी, कि नारी जब पैदा होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो कहीं ना कहीं पहले पिता के, फिर पति के, और बुढ़ापे में वो पुत्र के अधीन रहती है। तो इस प्रकार उन्होंने उस चीज का विरोध किया था और नारी को स्वतंत्रता की मांग की थी, और साथ में पति की जो संपत्ति है पुत्र के बराबर पत्नी का भी उसमें अधिकार है, और पिता की संपत्ति में भी पुत्री का बराबर का अधिकार, उन्होंने इस चीज की मांग वहां पे की थी। 1/4 भाग की मांग वहां पर भी की थी। तो उन्होंने इस चीज में विशेष जोर दिया था, नारी की स्वतंत्रता और नारी की शिक्षा के लिए भी उन्होंने विशेष प्रयास किए थे, और नारी के उत्थान पर उन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इनका जाति प्रथा। यही लिख देता हूं मैं, इसमें 4 नंबर का पॉइंट है जाति प्रथा, या अपन यूं कहें जातिगत
संकीर्णता का विरोध और संकीर्णता का विरोध। इस पे आपको ज़्यादा मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि जाति प्रथा थी। इसके आधार को अपन जब देखते हैं प्राचीन काल में, अब तो बहुत ही, अब तो रहा ही नहीं है, लेकिन पहले के काल के अंदर जब अपन इतिहास में पढ़ते हैं इन चीज़ों को, अतीत में जब देखते हैं, तो जाति प्रथा समाज के अंदर इसका बोलबाला था। लोग जो थे, उच्च जातियों के लोग जो थे, निम्न जातियों के लोगों को अपने यहाँ आने जाने से, अपने बराबर बैठने के अधिकार से वंचित रखते थे। तो इन्होंने इस चीज का खुला विरोध किया था कि ये जो जातिगत जो संकीर्णता है, ये समाज के उत्थान में अवरोध का कार्य करती है। मनुष्य होने के नाते सभी एक समान है, लेकिन ये जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ये लोगों ने अपने स्वार्थ के आधार पे इनको जन्म दिया और ये एक परंपरा के रूप में आगे के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही है। तो उन्होंने इस जातिगत संकीर्णता का खुलकर विरोध किया था कि जातिगत जैसी व्यवस्था जो है वो समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज के विकास में, समाज के उत्थान में अवरोध का कार्य करती है, उसके मार्ग को अवरुद्ध करती है। तो इसने उनको खुलकर के इस चीज का विरोध इन्होंने किया था, जाति प्रथा का। और इसके बाद अपन देखते हैं राजा राम मोहन राय के शिक्षा की अपन जब चर्चा करते हैं, मैं इनको मिटा देता हूं, आप इनके पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार। इसमें उन्होंने पाश्चात्य दर्शन का समर्थन किया है। शिक्षा में पाश्चात्य दर्शन की शिक्षा भी लोगों को दी जानी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो अपने साथ साथ दूसरी संस्कृतियों को, दूसरे संप्रदायों को भी, उनकी कार्य प्रणाली जो थी उनको भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य दर्शन की शिक्षा का समर्थन किया था। इसके अलावा उन्होंने जो प्रारंभिक, या अपन इसको प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, प्रारंभिक व प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। प्राथमिक शिक्षा सभी को दी जाए और प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति अच्छे और बुरे में अंतर करना सीखता है। अब मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, तो इस आधार पे व्यक्ति के अंदर नैतिकता का, या व्यक्ति के अंदर अन्य जितनी भी संस्कार, अच्छी चीज़ों की अपन जब बात करते हैं, तो उन सब का जो विकास है वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तो उन्होंने इस चीज़ का भी समर्थन किया था। और शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन, यानी शिक्षा की जो अध्ययन पद्धति है उसमें तर्क वितर्क के आधार पे शिक्षा के अंदर इस प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जब व्यक्ति तर्क और वितर्क करता है अपने मस्तिष्क के सामने, दूसरे के सामने बैठ करके जब किसी भी समस्या को लेकर के तर्क वितर्क करता है, तो निश्चित तौर से उसका बौद्धिक जो विकास है वो होता है। इसलिए शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इन्होंने समर्थन किया था। और शिक्षा के लिए नारी शिक्षा की अपन ने पहले ही बात कर ली है, इसमें आप एक पॉइंट और डाल सकते हो उसमें कि इन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया था। महिलाओं के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, नारी शिक्षा का समर्थन। तो कुल मिलाकर के ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो शिक्षा संबंधी जो उनके विचार हैं वो यहीं तक अपन देखते हैं उनमें, और यहाँ अपन उनके विचारों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उसमें पाश्चात्य दर्शन की शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया था। और इसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसका समर्थन किया था। शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए
उसका समर्थन किया था। तर्क वितर्क करने की क्षमता जो होती है वो व्यक्ति में जब उत्पन्न होती है, उसका विकास होता है, तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति का बौद्धिक विकास जो है वो एक नई श्रेणी में या उच्च स्तर का होता है। और नारी शिक्षा का समर्थन उन्होंने विशेष तौर से किया था। तो ये उसके शिक्षा संबंधी विचार थे। इसके बाद अपन देखते हैं राजा राममोहन राय के आर्थिक विचारों को। आर्थिक विचार, और आर्थिक विचारों में सबसे पहले आता है संपत्ति संबंधी विचार। और संपत्ति संबंधी जो विचार की अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं निजी संपत्ति। अब देखिए निजी संपत्ति को लेकर उन्होंने जो विचार दिया था राजा राममोहन राय, निजी संपत्ति के पूर्णतः विरोध में नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि निजी संपत्ति जो होती है इसके आधार पे अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो इस निजी संपत्ति पर भी नियंत्रण होना चाहिए। पूर्ण रूप से ये नहीं है कि व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो निजी संपत्ति का पूर्ण रूप से विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस निजी संपत्ति के आधार पे समाज के अंदर अमीर और गरीब की जो खाई वर्षों से चली आ रही है वो और ज्यादा गहरी होती जा रही है। अगर हमें वो अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाना है तो हमें निजी संपत्ति को नियंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने निजी संपत्ति को नियंत्रित करने की बात भी यहां पे कही थी। इसके अलावा किसानों की स्थिति को लेकर के, किसानों की स्थिति संबंधी विचार। और उस समय के दौर में किसानों की जो स्थिति थी वो दयनीय थी। दयनीय स्थिति थी। क्यों थी? क्योंकि करों का जो बोझ था, करों का भार, इसके कारण किसान की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। तो उन्होंने किसान से इस चीज़ की मांग, सरकार से इस चीज़ की मांग की कि जो कर व्यवस्था है उसको नियंत्रित किया जाए, कर व्यवस्था में सुधार किया जाए, और जो कर व्यवस्था जो सामंत वर्ग है, कर जो सामंत लगा रहे हैं उनको ये कर लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कर लगाने की जो व्यवस्था है वो सीधे गवर्नर जनरल के माध्यम से तय होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने स्थायी भू प्रबंध व्यवस्था की मांग की थी। किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए राजा राममोहन राय ने स्थायी भू प्रबंध व्यवस्था की मांग की थी। और इसके लिए उन्होंने ये क्या कहा कि किसानों की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है, क्योंकि अकाल पड़ रहे हैं, साथ साथ में किसानों पे जो सामंत वर्ग है वो करों का जो भार है वो निरंतर बढ़ा रहा है, जिसके कारण किसान की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। तो इसलिए इस दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए कर व्यवस्था है वो सामंत वर्ग तय ना करे, ये कर व्यवस्था गवर्नर जनरल की जो समिति है उसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए। और किसानों के लिए एक स्थायी भू प्रबंध व्यवस्था की जो प्रणाली है वो लागू होनी चाहिए। फिर उन्होंने जो फिजूल खर्ची है, अपन लिख सकते हैं अनावश्यक खर्च जो है, अनावश्यक खर्चों में कटौती हो। और इसके लिए आपको पता है
कि ये इनका जो सुझाव है वो उन्होंने कहा है कि जो ब्रिटिश अधिकारियों पर उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी और जो व्यवस्थाएं हैं उन पे जो अनावश्यक फिजूल खर्ची जो की जा रही है उसमें कटौती की जाए। और भारतीय जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, उनकी अधिकारियों के तौर पे योग्यता के आधार पे नियुक्ति हो। उनकी योग्यता के आधार, पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनकी योग्यता के आधार पे उनकी नियुक्ति हो। और इन पे जो ब्रिटिश अधिकारियों पे जो अनावश्यक जो खर्चे किए जा रहे हैं उनमें कटौती हो सकती है, क्योंकि इनके वेतन, इनके मुकाबले इनका वेतन कम रहेगा, क्योंकि इनको जो डॉलर में, इसमें पाउंड में जो भी ब्रिटिश मुद्रा है उसके तौर पे उनको पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो नहीं हुई, भारतीय मुद्रा में इनका वेतन जो है दिया जाएगा। तो इस प्रकार की चर्चा जो थी राजा राम मोहन राय ने कहा, बहुत ही अच्छे विचार हैं, क्योंकि अपन सब जानते हैं, अपन ने पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि ब्रिटिश सरकार जो थी भारत की जो धन संपदा थी उसका अनावश्यक या गलत इस्तेमाल कर रही थी। अपने ऐशो आराम के लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने पर्सनल तौर पे जो यूज कर रहे, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था है वो जर्जर होती जा रही थी। क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ की व्यवस्था के तौर पे नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत से ज़्यादा अपन किस प्रकार से लाभ कमा सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा अपन जब देखते हैं तो उन्होंने देश की जो धन निकासी थी उसका उन्होंने विरोध किया था। देश से धन निकासी का विरोध, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो भारतीय पैसा जो थी वो भारत से विदेशों में जो ले जा रहे थे उस चीज का विरोध इन्होंने किया था कि भारत की जो संपत्ति है उसका प्रयोग जो है वो यहीं पे किया जाए, देश से धन निकासी है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो जो भी अपन उत्पादन की अपन चर्चा करते हैं, ब्रिटिश सरकार यानी विदेशों से जो भी वस्तुएं भारत में आकर के जो बेची जा रही थी उनके बदले में जो भी उनको नगद मुद्राएं मिल रही थी, तो वो नगद मुद्राएं भारत में न रुक करके कहाँ जा रही थी, विदेशों में जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो पैसा था वो विदेशों में जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे विशेष जोर दिया कि देश से धन निकासी है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक सुझाव और दिया था, मुक्त व्यापार, कि भारतीय लोगों को भी विदेशों के अंदर मुक्त व्यापार की अनुमति मिलनी चाहिए। अपन ने पहले भी देखा था कि अंग्रेजी जो या विदेशी जो सामान था वो भारत में आसानी के साथ आता था कि वहाँ पे सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन भारतीय सामान जब विदेशों के अंदर जाता था तो वहाँ पे उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया कि भारत का जो मुक्त व्यापार है इसमें भारतीय वस्तुएं जो विदेशों में जाती हैं तो वहाँ पर उसे सीमा शुल्क जो है उससे दूर रखा जाए। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा अपन जब इनके धार्मिक विचारों को देखते हैं, राजा राम मोहन राय के अपन अंतिम जो विचार हैं वो है धार्मिक विचार। तो धार्मिक विचारों में सबसे पहले उनका जो समर्थन था वो एकेश्वरवाद का समर्थन था, ईश्वर एक है, इस चीज का समर्थन किया था उन्होंने। धार्मिक विचार, और धार्मिक विचारों को जब अपन देखते हैं तो एकेश्वरवाद का समर्थन, यानी एकेश्वरवाद में ईश्वर क्या है, एक है, वो सब जगह क्या है, व्याप्त है सब, इस चीज का उन्होंने समर्थन किया था। दूसरा था मूर्ति पूजा का विरोध, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मैंने आपको पहले इनके जीवन परिचय में एक बार बताया था कि इनके पिता मूर्ति पूजा के बड़े उपासक थे और पिता और पुत्र दोनों में इसी बात के मतभेद प्रारंभ हुए, जिसके कारण राजा राम मोहन राय ने अपना घर जो था वो छोड़ दिया था।
तो ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। और एक और देख लीजिए आप यहाँ पे, परंपरा व अंधविश्वास जो समाज में व्याप्त थे, परंपराओं व अंधविश्वासों का विरोध किया, क्योंकि ये परंपरा और अंधविश्वास जो है वो भारतीय समाज को, जो भारतीय समाज था, समाज को उन्नति के मार्ग से हटा रही है। यानी ये जो परंपराएं, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास जो समाज में प्रचलित हैं, जिनके कारण भारतीय समाज उन्नति के मार्ग से क्या है, हट रहा है, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया कि समाज को एक नई दिशा या नए मार्ग पर लेके चलना है तो हमें परंपरा और अंधविश्वासों का खंडन करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, इनका त्याग करना पड़ेगा। तो आज के इस क्लास के माध्यम से अपन ने राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार, राजा राम मोहन राय आर्थिक विचार, शिक्षा संबंधी विचार और धार्मिक विचारों का अपन ने अध्ययन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आसानी के साथ पॉइंट्स को जब आप देखते हो तो निश्चित तौर से आप उसकी व्याख्या है वो आसानी के साथ कर सकते हो। आप ऐसे पॉइंट बना करके एक बार अपने मस्तिष्क में इसका चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और उसके बाद खुद लिखने का प्रयास कीजिए कि एकेश्वरवाद क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मूर्ति पूजा का विरोध है वो क्यों किया उन्होंने, और समाज की में परंपरा और अंधविश्वास जो है समाज की उन्नति के रूप में उन्होंने अवरोधक के रूप में क्यों बताया। तो इन चीज़ों को जब आप खुद अपने आप से इस प्रकार के सवाल करेंगे तो निश्चित तौर से आपके अंदर उनका उत्तर जो है आपके इसमें पढ़े हुए सब्जेक्ट से आपको उनके उत्तर भी मिलेंगे। और अब इनका एक के अपन और देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के जो अब योगदान है, एक संयुक्त रूप से राजनीतिक व्यवस्था को देखा, सामाजिक व्यवस्था को, धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा संबंधित ये जो अपन ने विचार पढ़े, इनके आधार पर उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उनका क्या योगदान रहा, किस प्रकार का राजनीतिक विचारों में उनका सुधार का जो पुट है वो था, या सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार का सुधार उन्होंने किया, वो सब अपन अगली क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।